दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, जिसे डीएसएमएस भी कहते हैं, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं फॉर द रिवीजन पर्पज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कनेक्शन ऑफ रिवेटिंग। क्या दिया है? रिवेटिंग का कनेक्शन दिया हुआ है। कैसे करते हैं? तो दिया है द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील आर गिवन बिलो। कह रहा है जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका दिया यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है, ये आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी स्ट्रक्चरल स्टील का जो यूनिट मास होता है कितना होता है, वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। दूसरा आपका दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना होता है? तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। आगे आपका दिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? इसको जी से डिनोट करते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। कितना होता है? 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। आगे आपका दिया पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना होता है? तो स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इसका मान 0.3 रखा जाता है। आगे दिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना होता है? तो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, कह रहा है द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क। क्या दिया है? स्टील फ्रेमवर्क के डिजाइन का मेथड दिया हुआ है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? ए नंबर आपका दिया है सिंपल डिजाइन। क्या दिया है? पहला आपका होता है सिंपल डिजाइन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दिया है कि बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। क्या होता है? यह इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। और मोस्ट अनइकोनॉमिकल मेथड। पहली बात तो ये कि ये इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है और ये क्या होता है? अनइकोनॉमिकल मेथड होता है। आगे दिया कि नो मोमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कनेक्टेड मेंबर टू द अनदर कनेक्टेड मेंबर फॉर द डिजाइन पर्पज स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू द पिन जॉइंट। क्या दिया हुआ पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि नो मोमेंट इज ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? कोई भी मोमेंट ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम द कनेक्टेड मेंबर टू द अनदर कनेक्टेड मेंबर। यानी एक कनेक्टेड मेंबर से दूसरे कनेक्टेड मेंबर में कोई भी मोमेंट क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता है। आगे दिया है कि फॉर द डिजाइन पर्पज द स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू द पिन जॉइंटेड। यानी क्या होता है? डिजाइन पर्पज के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ये माना जाता है कि जो उसमें ज्वाइंट होगा क्या होगा? वो पिन जॉइंटेड होगा। आगे आपका दिया है कि ऑल द कनेक्शन ऑफ द बीम गर्डर आर ट्रस आर वर्चुअली फ्लेक्सिबल। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि बीम हो, गर्डर हो या फिर ट्रस हो, इन सब में जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपका फ्लेक्सिबल रखे जाते हैं। तो ये सिंपल डिजाइन मेथड में ये इतनी चीज़ें होती हैं, इसको आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपका दिया है सेकंड नंबर में, कह रहा है कि रिजिड सेमी रिजिड डिजाइन। क्या दिया है? सेमी रिजिड डिजाइन। क्या दिया है? कि इट इज़ द इंश्योर दैट द पार्शली फ्लेक्सिटी इज अवेलेबल एट सपोर्ट्स। यानी क्या कह रहा है कि सेमी रिजिड डिजाइन में क्या होता है? सपोर्ट्स पर क्या होते हैं? पार्शली फ्लेक्सिबल होता है। यानी सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? पार्शली फ्लेक्सिबल होता है। सेकंड नंबर आपका दिया कि इट परमिट्स ए रिडक्शन इन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। यानी बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? रिडक्शन होता है इसमें। और ये सुटेबल होता है कनेक्ट टू द सपोर्ट्स। यानी सपोर्ट पर कनेक्ट करने के लिए सुटेबल होता है ड्यू टू द पार्शली ट्रांसफर ऑफ द मोमेंट एंड अनदर कनेक्टेड टू द अनदर कनेक्टेड मेंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट परमिट ए रिडक्शन इन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। यानी बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? रिडक्शन उत्पन्न करता है। और यह सुटेबल होता है कनेक्टेड टू द सपोर्ट्स। यानी सपोर्ट पर कनेक्ट करने के लिए ड्यू टू द पार्शली ट्रांसफर ऑफ द मोमेंट। यानी मोमेंट हो, ठीक है, मोमेंट को अनदर कनेक्टेड मेंबर से क्या बोलते हैं? पार्शली ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है? ये सपोर्ट पर जो है सुटेबल होता है। आगे आपका दिया है कि इट इज़ द इकोनॉमिकल देन द सिंपल डिजाइन। क्या कह रहा है? ये सिंपल डिजाइन की तुलना में क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। तो ये आपका सेमी रिजिड डिजाइन में जो है दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्या दिया है? सी नंबर में दिया है फुल्ली रिजिड डिजाइन मेथड। क्या होता है फुल्ली रिजिड डिजाइन मेथड? इसमें क्या है? कह रहा है कि इट इन्वॉल्व द एजम्पशन ऑफ द इंड कनेक्शन बीइंग द फुल्ली रिजिड एंड कैपेबल ऑफ द ट्रांसफार्मिंग मेंबर एंड मोमेंट होगा ये, मोमेंट एंड शेयर। क्या दिया है? कह रहा है कि इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? एजम्पशंस होते हैं
किसके लिए होता है, इंड कनेक्शन के लिए, जो कि फुल्ली रिजिड होते हैं और कैपेबल होते हैं किसके लिए, मोमेंट और शेयर इनको ट्रांसफ़र करने के लिए, मोमेंट और शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए कैपेबल होते हैं। आगे आपका दिया हुआ कि इंड कनेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द फ्रेम, यानी फ्रेम मेंबर के जो इंड कनेक्शंस होते हैं वो सेल हैव सफिशिएंट रिजिडिटी, क्या होते हैं उसमें सफिशिएंट रिजिडिटी होती है टू होल्ड द वर्चुअल अनचेंज्ड ओरिजिनल एंगल, क्या होता है, ओरिजिनल एंगल को अनचेंज करने के लिए बिटवीन द सच मेंबर, इस तरह के जितने मेंबर होते हैं, एंड द मेंबर दे कनेक्टेड, और ऐसे मेंबर जो कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब ऐसे मेंबर जो कनेक्ट किए जाते हैं और उनके बीच में क्या होता है, ओरिजिनल एंगल जो होता है वो अनचेंज होता है। आगे दिया कि इट इज़ यूज्ड, यह प्रयोग करते हैं इनकन्वीनियंट केसेस, इनकन्वीनियंट केसेस में ये प्रयोग किया जाता है, एंड गिवन इकोनॉमी, क्या होता है, गिवन इकोनॉमी इन द वेट ऑफ द स्टील, यानी वेट ऑफ द स्टील में क्या होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, एंड सेव द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को क्या करता है, बचाता भी है। तो ये 3 आपके जो है मेथड दिए गए थे, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे रिवेटिंग पढ़ते हैं, क्या है रिवेटिंग, क्या होता है, तो कह रहा है कि रिवेट इज मेड अप ऑफ ए राउंडेड डक्टाइल स्टील बार पीस, क्या दिया है कि जो रिवेट होता है वो एक राउंड डक्टाइल स्टील बार पीस का बना होता है, जो कि किसका बना होता है, ये माइल्ड एंड हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है। कार्ड संक विथ ए हेड ऑफ 1 इंच, मतलब कह रहा है कि जो रिवेट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या कहलाता है, संक कहलाता है, दूसरा पार्ट क्या होता है उसमें, हेड कहलाता है। आगे दिया कि रिवेट इज क्लासिफाइड एज, यानी रिवेट को क्लासिफाई किया गया है, पहला आपका दिया है कि हॉट ड्रिवन फील्ड रिवेट, दूसरा आपका है हॉट ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, और तीसरा आपका दिया है कोल्ड ड्रिवन रिवेट। तो यानी हॉट ड्रिवन फील्ड रिवेट, सॉफ्ट रिवेट, और क्या होता है, कोल्ड ड्रिवन रिवेट होता है। तो 3 प्रकार के जो है रिवेट क्लासिफाई किए गए हैं। आगे दिया स्पेशल पॉइंट में क्या दिया, कह रहा है कि व्हेन द रिवेट आर हीटेड बिफोर द ड्राइविंग, यानी रिवेट को यूज़ करने से पहले उसमें अगर हीट दिया जाता है तो दे आर कॉल्ड हॉट ड्रिवन फील्ड और हॉट ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। कह रहा है क्या, कह रहा है कि अगर रिवेट को यूज़ करने से पहले उसको हीट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हॉट ड्रिवन फील्ड रिवेट कहते हैं या हॉट ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट कहते हैं। कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन इफ़ दे आर प्लेस इन द फील्ड और इन द वर्कशॉप, कह रहा है कि ये जो होता है ये तो फील्ड में बनाया जाता है या तो क्या होता है, वर्कशॉप में बनाया जाता है। आगे दिया है, कह रहा है व्हेन द रिवेटिंग इज डन एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय द लार्ज प्रेशर टू फॉर्म द हेड एंड कंप्लीट ड्राइविंग, क्या दिया, कह रहा है व्हेन द रिवेटिंग इज डन, जब रिवेटिंग करते हैं कहाँ पर, एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, बाय द लार्ज प्रेशर के रूप में, टू फॉर्म द हेड एंड कम्प्लीटली ड्रिवन सच रिवेट आर कॉल्ड, इस प्रकार का जो रिवेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोल्ड ड्रिवन रिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोल्ड ड्रिवन रिवेट कहते हैं। चौथा नंबर आपका दिया हैंड ड्रिवन रिवेट, और 5वां आपका दिया है पावर ड्रिवन रिवेट। तो इस प्रकार से जो है 5 टाइप के रिवेट क्लासीफाई किए गए हैं। और उसके बाद आगे दिया हुआ है, कह रहा था कोल्ड ड्रिवन रिवेट आर यूज फॉर द रिवेट डाया रेंज फ्राम 12 to 22 mm डायमीटर। क्या कह रहा है, कह रहा है जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट होते हैं उनमें जो रिवेट की डायमीटर होता है उनका एक रेंज होता है, और कितना रेंज होता है, वो आपका 12 से लेकर 22 mm डायमीटर का होता है। कितना होता है, 12 से लेकर 22 mm के डायमीटर का होता है। आगे दिया कि कोल्ड ड्रिवन रिवेट आर स्क्वीज्ड ऑफ द ड्रिवन टू फिल द होल्स एंड टू द फॉर्म ऑफ द हेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लार्ज प्रेशर। क्या दिया है, कह रहा है कि जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट होता है वो जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो पूरे होल को क्या करता है, फिल कर लेता है, और इसके लिए क्या होता है, हमको लार्ज प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कह रहा है कि फॉर्म द हेड, यानी हेड पर क्या होता है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लार्ज प्रेशर के हेड पर जो है लार्ज प्रेशर दिया जाता है। आगे दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कोल्ड ड्रिवन रिवेट इज मोर देन द हॉट ड्रिवन रिवेट। मतलब कह रहा है कि जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी हॉट ड्रिवन रिवेट की तुलना में क्या होती है, अधिक होता है। तो ये लाइन्स है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है नॉमिनल डायमीटर। क्या दिया है, कह रहा है नॉमिनल डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इट इज़ द संक डायमीटर इन द कोल्ड कंडीशन। कह रहा है कोल्ड कंडीशन में जो संक की डायमीटर होती है उसी को नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। आगे दिया कि वेरियस डायमीटर अवेलेबल आर, यानी विभिन्न प्रकार के डायमीटर होते हैं। कौन कौन से, जैसे 8 mm का होता है, 10 mm का होता है, 12, 16, 18, 20, 22,
25 और 30 mm के जो है डायमीटर दिए गए हैं इसमें नॉमिनल डायमीटर के केस में। आगे आपका दिया हुआ है ग्रॉस डायमीटर। तो ग्रॉस डायमीटर को इसमें डी डैश से डिनोट किया जाता है। दिया है कि डायमीटर ऑफ द होल, यानी क्या होता है कि जो होल का डायमीटर होता है वो आपका ग्रॉस डायमीटर कहलाता है। एज्यूमिंग दैट द रिवेट फिल द होल कम्प्लीटली, मतलब कह सकते हैं कि जो होल का डायमीटर होता है या तो रिवेट की ऐसी वैल्यू जो क्या करता है होल को पूर्ण रूप से फिल कर देता हो, वो डायमीटर जो होती है वो ग्रॉस डायमीटर कहलाती है। इसको डी डैश से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि अगर डी, यानी डी मतलब आपका नॉमिनल डायमीटर, अगर नॉमिनल डायमीटर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 25 mm है, यानी नॉमिनल डायमीटर आपका 25 mm से कम है या उसके बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रॉस डायमीटर होगा वो क्या होगा, ग्रॉस डायमीटर डी डैश बराबर हो जाएगा आपका डी प्लस 1.5 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 mm। मतलब ये है कि अगर ग्रॉस डायमीटर हमको निकालना होगा, अगर उसके केस में नॉमिनल डायमीटर अगर हमारा लेस देन आर इक्वल टू 25 mm है, तो ऐसी कंडीशन में डी डैश बराबर डी प्लस 1.5 mm हो जाएगा। और अगर डी इज ग्रेटर देन 25 mm है, क्या है, अगर डी इज ग्रेटर देन 25 mm है, तो ऐसी कंडीशन में डी डैश जो हो जाएगा वो डी प्लस 2 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी प्लस 2 mm हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे आपका अनविन फार्मूला दिया हुआ है, क्या होता है ये डी mm में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 6.01 अंडर रूट टी mm में होता है। टी क्या होता है यहाँ पर, टी जो होता है आपका थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है, जो कि mm में रखा जाता है। ये मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। क्या होता है, ये मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। बाकी आगे आपका दिया हुआ कह रहा था एजम्पशन इन द रिवेट कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन में जो एजम्पन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला आपका दिया है, कह रहा फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें रिवेट कनेक्शन का एजम्पशंस दिया गया है। तो इसमें पहला नंबर आपका दिया है, कह रहा है जो फ्रिक्शन होता है कहाँ पर, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड नंबर आपका दिया है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म होता है कहाँ पर, ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट, यानी रिवेट के पूरे क्रॉस सेक्शन पर जो शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। आगे आपका दिया हुआ है 3 नंबर में दिया है, कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट होल इज यूनिफॉर्म। क्या दिया है, कह रहा है कि ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट के पोर्शन पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ पर, बिटवीन द रिवेट होल, रिवेट होल के बीच में, वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म रखा जाता है। 4 नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि द रिवेट इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में जो रिवेट होते हैं इनमें जो लोड होता है, कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू द लोड डायरेक्ट लोड शेयर द लोड इक्वली, मतलब कह रहा है कि जो ग्रुप के रिवेट होते हैं उन पर जो लोड होता है वो इक्वली शेयर किया जाता है। क्या होता है, वो इक्वली शेयर किया जाता है। 5th नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि द बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिवेट इज निगलेक्टेड, यानी रिवेट में जो बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा होता है वो क्या होता है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। 6th नंबर आपका दिया है, कह रहा है रिवेट फिल द होल कम्प्लीटली, यानी क्या होता है, रिवेट जो होता है वो होल को पूर्ण रूप से फिल कर लेता है। इतने एजम्पशंस दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नोट में क्या दिया है, कह रहा है व्हेन द ग्रिप ऑफ द रिवेट एक्सीड द 6 टाइम द डायमीटर ऑफ द होल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कह रहा है कि जो ग्रिप ऑफ द रिवेट है, यानी रिवेट का जो ग्रिप होता है वो अगर आपका होल की जो डायमीटर है उसके 6 टाइम से अधिक हो जाता है। कह रहा है क्या, कि जो रिवेट का ग्रिप होता है वो होल के डायमीटर के 6 गुने से अधिक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड बाय द नॉमिनल कंडीशन, नॉमिनल कैलकुलेशन शुड बी इंक्रीज बाय नॉट लेस देन 1% फॉर द ईच एडिशनल 1.6 mm ऑफ द ग्रिप। क्या दिया है, कह रहा है कि जब रिवेट का ग्रिप होता है वो क्या होता है, होल के जो डायमीटर होता है उसके 6 गुने से अधिक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनल कैलकुलेशन के द्वारा जो नंबर ऑफ रिवेट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, वो ईच एडिशनल 6.5 mm ऑफ द ग्रिप, यानी ग्रिप के 6.5 mm के ईच एडिशनल के केस में क्या होता है, नॉट लेस देन 1%, यानी 1% से अधिक जो है इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, कह रहा है कि रिवेट के जो ग्रिप होते हैं वो अगर होल के डायमीटर के 6 गुना से अधिक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनल कैलकुलेशन के द्वारा जो नंबर ऑफ रिवेट की हमको आवश्यकता होती है वो 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन में, ईच एडिशनल 1.6 ऑफ द ग्रिप, यानी प्रत्येक 1.6 mm ग्रिप के एडिशनल के केस में 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे दिया है कि जो ग्रिप है वो हाउ एवर शुड नॉट एक्सीड 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द होल्स, यानी कह रहा है कि जो ग्रिप है वो किसी भी तरीके से डायमीटर ऑफ द होल के 8 गुने से अधिक तो किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। क्या दिया है, कह रहा है जो ग्रिप होता है वो आपका होल के डायमीटर के 8 गुने से अधिक जो है किसी भी केस में
नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है पिच। क्या दिया है? पिच दिया है। तो पिच क्या होता है पहले समझिए। कह रहा है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोर्स के डायरेक्शन में, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द फोर्स के डायरेक्शन में जो दो कंजेक्टिव रिवेट होते हैं, दो कंजेक्टिव रिवेट जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, कहाँ पर? फोर्स के डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं? उसे पिच कहते हैं। देखिए फोर्स लगा हुआ है, तो फोर्स के डायरेक्शन में दो कंजेक्टिव रिवेट जो हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। आगे आपका दिया है गेज। तो गेज क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव रिवेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के परपेंडिकुलर जो दो रिवेट लगे होते हैं, एक रिवेट ये लगा है, एक रिवेट ये लगा है, इनके बीच यानी फोर्स जो लगा हुआ है, इनके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे गेज कहते हैं। आगे आपका दिया हुआ है डायगोनल पिच। तो डायगोनल पिच क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट रिवेट इन द डायगोनल डायरेक्शन। क्या कह रहा है? कि डायगोनल डायरेक्शन में दो एडजेसेंट रिवेट के बीच के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? डायगोनल पिच कहते हैं। आगे दिया नेट एरिया। नेट एरिया क्या होता है? तो कह रहा है इट इज़ द एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड। यानी क्या है? रूट ऑफ द थ्रेड पर जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नेट एरिया कहते हैं। आगे आपका ईच डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ईच डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द मेंबर आर कवर प्लेट एंड सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिवेट होल। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? ईच डिस्टेंस कहलाता है। कह रहा है कि इट इज द डिस्टेंस या डिस्टेंस होता है बिटवीन द ईच ऑफ द मेंबर के किनारे से या कवर प्लेट के किनारे से, कह सकते हैं मेंबर के किनारे या कवर प्लेट के किनारे से सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिवेट होल, जो उसके पास में जो रिवेट होल होता है उसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? ईच डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ईच डिस्टेंस कहते हैं। आगे आपका दिया हुआ है प्रूफ लोड क्या होता है? तो इनिशियल टेंशन इन द HSFG बोल्ट। यानी HSFG बोल्ट का जो इनिशियल टेंशन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रूफ लोड कहते हैं। आगे आपका दिया स्लिप फैक्टर। तो स्लिप फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है ये? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। कहाँ पे होता है? फ्रिक्शन टाइप जॉइंट रिवेट वैल्यू। यानी कह रहा है कि फ्रिक्शन टाइप जॉइंट रिवेट वैल्यू में क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये आपके छोटे छोटे डिफिनीशंस दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों के द्वारा डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर अर्थात DSMS बुक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे सभी वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित PDF आपको प्रोवाइड हो सकें। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।